Hi guys, welcome to Legal Shiksha. This is Marika Azad and I'm back with more informative and knowledgeable videos. Uh, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं कि मैं आज किस टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्लीज प्रेस कीजिए और हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट्स को अपने होम पेज पे यूट्यूब के पाइए। सब्सक्राइब करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम बहुत सारी नॉलेजेबल एंड इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर एग्जाम्स, लॉ एंड एज अ लॉ स्टूडेंट, अगर आप लॉ स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बहुत सारी लॉ की टर्मिनोलॉजी को बहुत ही सिंप्लीफाई करके इस चैनल पे बताते हैं, जो कि आपको शायद आपकी क्लास में या फिर कहीं और ना देखने को मिले। प्लस जो लोग जुडिशरी और यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजीज होती है जिनको सिंप्लीफाइड करके समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उस लिहाज से भी आपको सब्सक्राइब करना चाहिए इस चैनल को। और सब्सक्राइब करने में पैसे भी नहीं लग रहे हैं तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इन नॉलेजेबल फैक्ट्स के लिए। और आपको सारी लेटेस्ट वीडियोस जो मैं बनाती हूँ आपके लिए, जो लॉ को सिंप्लीफाई कर देता है, प्लीज़ उनके लिए आप सब्सक्राइब नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे। तो आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं पुलिस रिमांड, जुडिशियल कस्टडी एंड पुलिस कस्टडी। इन तीनों के बारे में बात करेंगे और मेनली दो सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, 57 एंड 167। ओके, सीआरपीसी। सो बेसिकली हम लोग इन दो सेक्शंस को बाइफरकेट करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरीके से रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑफेंस में। जब एक इंसान को अरेस्ट किया जाता है तो उसके क्या क्या राइट्स हैं, ऑल्सो पुलिस कस्टडी क्या होता है, पुलिस रिमांड क्या होता है, पुलिस कस्टडी और पुलिस रिमांड में कोई डिफरेंस है कि नहीं है, और जुडिशियल कस्टडी क्या होता है। हम इन सब बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट भी कीजिए। थैंक यू सो मच। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सेक्शन 57 एंड सेक्शन 167 हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का। So, Section 57 in the Code of Criminal Procedure says that जो कोई भी इंसान जो अरेस्ट किया गया है उसे आप 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकते। आपको 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे पूरे होने से पहले पहले आपको मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रेजेंट करना पड़ेगा विद प्रॉपर मेडिकल एंड एवरीथिंग। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक तरीके से आप उनका राइट को वायलेट कर देंगे। ठीक है, तो एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स। ओके, 24 आवर्स के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट, जो लोकल मैजिस्ट्रेट होगा उस एरिया का, उनके सामने आपको ऐसे अक्यूज पर्सन को जिसको आपने अरेस्ट किया है शक के बिना पे या कैसे भी इंटेरोगेशन करने के लिए, सस्पेक्ट हैं वो, तो आप उनको सिर्फ 24 घंटे के लिए डिटेन कर सकते हैं। 24 घंटे के बाद आप उनको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करेंगे और फिर मैजिस्ट्रेट से आप रिक्वेस्ट करेंगे फॉर मोर कस्टडी, रिमांड और वट एवर यू वॉन्ट। ओके, तो ये एक सिनेरियो है सेक्शन 57 का। आपने अभी सुना होगा कि जब एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया और मजिस्ट्रेट के सामने ऑनलाइन प्रेजेंट किया, ऑनलाइन हियरिंग के थ्रू प्रेजेंट किया, तो उन्होंने कोई डिमांड नहीं की पुलिस रिमांड की। तो एक्चुअली ये जो रिमांड, पुलिस रिमांड की जो डिमांड होती है, ये पुलिस करती है अपने लेवल से जब उन्हें लगता है कि उन्हें और कोई इंफॉर्मेशन एक इंसान में से निकालनी है, तब वो पुलिस रिमांड की एप्लीकेशन लगाती है मैजिस्ट्रेट के सामने। मैजिस्ट्रेट सारे सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अपनी डिस्क्रिशन एक्ट करते हैं और वो वैसे जो टाइम है पुलिस रिमांड का, वो मैक्सिमम 15 डेज का टाइम है। और ये डिस्क्रिशनरी पावर है मैजिस्ट्रेट की कि उनको क्या लगता है कितने दिन में उनको देने हैं, ये सब उन पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि सिर्फ 2 दिन ही बहुत है इंटेरोगेशन के लिए, तो वो सिर्फ 2 दिन ही देते हैं और उसके बाद 2 दिन के बाद उनका फिर से मेडिकल करके मैजिस्ट्रेट के सामने लाना जरूरी होता है। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं, ये इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए हैं 2 दिन में और पुलिस के पास और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पूछने के लिए, जिससे शायद केस को बहुत सिंप्लीफाई हो सकता है, तो उन उन केसेस में मे बी पुलिस रिमांड एक्सटेंड कर सकते हैं वो, लेकिन फिर भी 15 डेज का एक मैंडेटरी पीरियड है जिसको वो एक्सीड नहीं कर सकते।
आगे बढ़ते हैं इसी व्हाट इज पुलिस कस्टडी। सो बेसिकली पहले हम पुलिस कस्टडी से स्टार्ट करते हैं, फिर हम पुलिस रिमांड को डीपली देखेंगे। तो पुलिस कस्टडी क्या होता है कि जब मान लीजिए कि आप किसी केस में सस्पेक्ट हैं। मान लीजिए एक बंदा है और वो उसको पुलिस ऑफिसर को एक इंफॉर्मेशन मिली है कि एक फलाने ऑफेंस में ये बंदा संलिप्त है या फिर सस्पेक्टेड है। तो वो पुलिस ऑफिसर उस सस्पिशन पे उस इंसान को कस्टडी में ले सकता है। जो ये कस्टडी जो प्रायर इंफॉर्मेशन पे जो कस्टडी ली गई है, इसको पुलिस कस्टडी कहते हैं। अब ये पुलिस कस्टडी जो है सेक्शन 57 के अकॉर्डिंगली 24 आवर्स से ज्यादा नहीं रखे जा सकता कोई भी इंसान पुलिस कस्टडी में। ठीक है। तो सेक्शन 57 प्रोवाइड क्या करता है, सेक्शन 57 प्रोवाइड करता है कि एनीबडी हु इज बीन सस्पेक्ट इन सम काइंड ऑफ ऑफेंस, इन सम ऑफेंसिव एक्ट, he or she cannot be put into police custody for more than 24 hours. विद इन 24 आवर्स आपको मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें प्रेजेंट करना पड़ेगा और वहां पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर पुलिस रिमांड। अगर कोर्ट सेटिस्फाई होगी तो वो दे देगी, अदरवाइज वो जुडिशियल कस्टडी में भेज देगी। तो हम अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम दोनों सिचुएशंस को देखेंगे कि पुलिस कस्टडी, पुलिस रिमांड और पुलिस और जुडिशियल कस्टडी में क्या फ़र्क है। ठीक है। तो इससे पहले मैं जुडिशियल कस्टडी बताना शुरू करूं, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें। और अब तक अगर वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो लाइक भी करें, कमेंट करें और ऑल्सो कमेंट कि आपको किन टर्मिनोलॉजीज को या फिर लॉज को या कौन सा सब्जेक्ट है जो आप पसंद करेंगे, जिसको मैं सिंप्लीफाई करके आपको आपके लिए लेके आऊँ यूट्यूब पे। ज़रूर कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाएँ, इसका फ़ायदा उठा पाएँ। Now moving on to what is judicial custody. So police custody means that पुलिस आपकी physical custody लेगी, लेकिन judicial custody का मतलब होता है कि accused जो है वो concerned magistrate के custody में है। ठीक है। मतलब मान लीजिए कि आपको ए को हमने पुलिस ऑफिसर ने कस्टडी में लिया, तो वो हो गई पुलिस कस्टडी। 24 घंटे में उसने मजिस्ट्रेट के सामने ले गए, उसे मजिस्ट्रेट के सामने ले गए। मैजिस्ट्रेट को कोई रीजन नहीं लगा कि पुलिस रिमांड देनी चाहिए, तो उन्होंने पुलिस को वापस उनकी कस्टडी देने की बजाय, जो वापस कस्टडी दी जाती है उसे पुलिस रिमांड कहते हैं, देने की बजाय उन्होंने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जो कि उनकी सुपरविजन में चलती है। So this is the difference between judicial custody. Now let's read it from the slide. In police custody, the accused is lodged in police station lockup, while in judicial custody, the accused is kept in the jail. ओके। तो पुलिस स्टेशन में ले जाके वापस लॉकअप में रख दिया जाता है जब पुलिस कस्टडी मिल जाती है दोबारा से पुलिस वालों को। लेकिन जुडिशियल कस्टडी में जेल में भेज दिया जाता है और सुपरविजन में मैजिस्ट्रेट की इन परमिशन के साथ बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में पूछताछ चल सकती है। और जुडिशियल कस्टडी में एक एडिड एडवांटेज हो जाता है कि लॉयर जो है एक अक्यूज का, वो प्रेजेंट रह सकता है सारी इंटेरोगेशन के टाइम पे। सो द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस टू अ सस्पेक्ट ऑन अरेस्ट इज दैट ही इज टेकन टू द पुलिस स्टेशन। जब वो पुलिस स्टेशन लेके जाए जाते हैं तो उस सिचुएशन को कहते हैं पुलिस कस्टडी। फिर उनको मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर, ड्यू टू द मैंडेटरी सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी, उन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना जरूरी है। मैजिस्ट्रेट के सामने बेल एप्लीकेशन लगती है, इधर उस बेल एप्लीकेशन पे काम बेल एप्लीकेशन पे रिलीज कर दिया जाता है अक्यूज को, या फिर वो बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट करके उन्हें वापस पुलिस कस्टडी में भेजा जा सकता है। उस उसको उस सिचुएशन को कहते हैं जब उन्हें वापस पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है पुलिस रिमांड। ओके। एंड अगर कोर्ट को लगता है कि जरूरत नहीं है पुलिस की कस्टडी में भेजने का, तो जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। वो जो जुडिशियल कस्टडी होती है वो मैजिस्ट्रेट एकदम अपनी सुपरविजन में रखता है। In judicial custody, suspect becomes responsibility of the court. During judicial custody, the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect. However, the court may allow the interrogations to be conducted.
ओके, सो कोर्ट अलाउ करता है अपनी सुपरविजन में सारे इंटेरोगेशंस को देन। ओके, moving on to section 167. So, the provisions for holding a person in custody for the purpose of furthering investigation governed by section 167. तो अगर मान लीजिए एक बंदे को कस्टडी में रखना जरूरी है इन्वेस्टिगेशंस के लिए, तो पुलिस रिमांड जो होती है वो 167 में दी गई है। और 15 डेज का एक टाइम होता है। मैजिस्ट्रेट 15 डेज के टाइम में से कुछ भी टाइम, फॉर से वो कह सकते हैं कि 10 दिन की रिमांड, या वो कह सकते हैं सिर्फ 5 दिन की रिमांड, तो ये एक टाइम होता है। और ये जो पीरियड होता है वो पुलिस रिमांड के लिए होता है 15 डेज का। उसमें से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। 10 दिन बहुत रेयर केसेस में मिलते हैं, अदरवाइज 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन मिलते हैं पुलिस को इंटेरोगेशन करने के लिए। उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में भेजना मैंडेटरी हो जाता है मैजिस्ट्रेट के लिए। और ये जो टाइम है ये 90 डेज तक एक्सटेंड कर हो सकता है अगर पनिशमेंट जो है उस ऑफेंस में डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 साल की सजा से ज्यादा का प्रावधान है, तो 90 दिन तक जुडिशियल कस्टडी में रखा जा सकता है। अगर 10 दिन से 10 साल से कम सजा का प्रावधान है तो 60 दिन का, 60 डेज का टाइम होता है। So this is section 167 and its perils. There is also other things जो कि इससे related है, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं separate videos में। लेकिन इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो एक पैरेलल एक पैरेलल सिचुएशन में दोबारा से आपको बता देती हूँ, जो कि है कि जो कि है कि फर्स्ट, पुलिस कस्टडी क्या होती है। पुलिस कस्टडी ये होती है कि मान लीजिए कि एक बंदा है रमेश, राजेश, एनीवन। एक बंदा है रमेश, उसने कोई ऑफेंस कमिट किया, उसके बारे में पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिली, हिंदी में विवेचना कहते हैं, इंफॉर्मेशन मिली। उस इंफॉर्मेशन पे एक्ट करते हुए सस्पिशन में रमेश को पुलिस वाले उठा के ले आते हैं। ठीक है, जो ये टाइम है, ये जो सस्पिशन में पुलिस ने कस्टडी में लिया है रमेश को, इसको कहते हैं पुलिस कस्टडी। अब ये पुलिस कस्टडी सिर्फ 24 घंटे तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं। 24 घंटे खत्म होने से पहले पहले आपको मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें प्रेजेंट करना जरूरी है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो ये वॉयलेशन हो जाएगा उसके अपने राइट्स का। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम 24 घंटे के बाद पुलिस कस्टडी में ऐसे इंसान को प्रेजेंट करते हैं तो मैजिस्ट्रेट के सामने बेल एप्लीकेशन लग सकती है, पहली चीज। उस बेल एप्लीकेशन पे एक्ट करते हुए या तो उसे रिजेक्ट किया जा सकता है या अलाउ किया जा सकता है। अगर वो एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि उस पर्सन को बॉन्ड पे रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, बॉन्ड मतलब जिसपे जो आपको श्योरिटी देनी पड़ती है कोर्ट में कि आप सारे रूल से अबाइड करेंगे, भागने की कोशिश नहीं करेंगे और इन्वेस्टिगेशन में सहयोग प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये है एक सिचुएशन जब मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा रमेश को। ठीक है, और रिजेक्ट होने पे एक एप्लीकेशन जो पुलिस मूव करती है, अगर उन्हें लगता है कि इसकी इंटेरोगेशन अभी करनी जरूरी है और रिमांड उनके लिए बहुत जरूरी है, तो वो रिमांड की एप्लीकेशन विद स्टेटिंग रीजंस की इसकी रिमांड क्यों जरूरी है वो मैजिस्ट्रेट के सामने पुट आउट करते हैं। मैजिस्ट्रेट उस पर एक्ट अपॉन करते हुए जो भी उन्हें सही लगता है, क्योंकि ये डिस्क्रिशनरी पावर है मैजिस्ट्रेट की, अगर उन्हें लगता है कि हाँ इसकी 2 दिन या 3 दिन या 5 दिन की रिमांड देनी जरूरी है ताकि सही फैक्ट्स आ सकें सामने और केस बनाने में हेल्प हो सके पुलिस की, तब अपनी डिस्क्रिशन को वर्क करते हुए 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के टाइम में से कितना भी टाइम मैजिस्ट्रेट दे सकता है एज अ पुलिस रिमांड। ठीक है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है और उन्हें लगता है कि नहीं जरूरत नहीं है और रमेश ने अगर बेल एप्लीकेशन नहीं मूव की है, तो मैजिस्ट्रेट उन्हें जुडिशियल कस्टडी में ले सकते हैं। जुडिशियल कस्टडी उनकी सुपरविजन में होती है और उसमें भी इंटेरोगेशन हो सकती है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ओके, सो ये है 3 चीजें।
पहली पुलिस कस्टडी, वो 24 घंटे की होती है, उसके अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना इम्पोर्टेंट है। दूसरी है पुलिस रिमांड, वो पुलिस रिक्वेस्ट करती है मैजिस्ट्रेट से, मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन होती है कि वो पुलिस रिमांड देंगे या नहीं देंगे, अगर देंगे तो कितने टाइम के लिए देंगे वो भी उनकी डिस्क्रिशन है। तीसरी होती है जुडिशियल कस्टडी, जो कि उनके अपने सुपरविजन में होती है। तो ये तीन चीजें हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ही इजीली मैंने आपको समझा दिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊं जो आपको सिंप्लीफाइड तरीके से ये भारी भरकम टर्मिनोलॉजी समझा दें, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और कोई भी ऐसा लॉ जो आपको बहुत मुश्किल लगता है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं, और मेरा मनोबल भी बढ़ाएं, लाइक करके, शेयर करके, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे एनकरेज करने के लिए सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर ले जाएं, ताकि आप और आपके फ्रेंड्स मिलके ग्रुप स्टडीज़ में भी इसकी हेल्प ले सकें। हम बहुत जल्द बहुत सारी चीज़ों के साथ ऑनलाइन आने वाले हैं। प्लस मैं इंस्टाग्राम पेज पे क्वेश्चन एंड आंसर एक सेशन करती हूँ, Q&A एक सेशन करती हूँ हर हफ्ते अपने पर्सनल इंस्टाग्राम पेज और अपने लीगल शिक्षा के इंस्टाग्राम पेज पे। जैसे कि आपके कोई भी क्वेश्चन आपकी स्टडीज प्रेपरेशन या फिर आपके करियर से रिलेटेड है, आपकी जुडिशरी यूपीएससी के प्रिपरेशन से रिलेटेड है, तो आप बेझिझक मुझे वहां पर क्वेश्चन भेज सकते हैं। ये कोई Q&A हफ्ते में एक बार ज़रूर करती हूँ मैं इंस्टाग्राम पेज पे। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप उन Q&A के भी पार्ट बन सके और अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मुझसे ले सकें। तो हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।